प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। संविधान के हम लोगों ने अब तक 2 भाग देख चुके हैं। भाग का मतलब कि हमने 2 चैप्टर देख लिया है संविधान के। पहला संविधान सभा का गठन देख लिया, फिर हम लोगों ने देख लिया उद्देशिका। अब हम लेकर के आ रहे हैं संविधान के भागों को। तो पहले ये बता दूँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, तो पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जो पहला भाग है संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में भाग 1 का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इस भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब अनुच्छेद भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, ये सबसे बेसिक है, ये तैयार होना चाहिए कि भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो भाग 1 उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। क्लियर। अब चलते हैं अनुच्छेद 1 पर। अनुच्छेद 1 अमूमन एग्जामों में इसलिए पूछ लिया जाता है कि 395 अनुच्छेदों में से पहला अनुच्छेद और 1 लाइन का है। तो कभी हिंदी में पूछा जाएगा, कभी अंग्रेजी में पूछा जाएगा, तो यहाँ आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में कहें तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक शब्द पे, वो शब्द है यूनियन। तो भारत के संदर्भ में यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, और अमेरिका जैसे देशों में फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। फेडरेशन का मतलब महासंघ। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है यूनियन और फेडरेशन को लेकर के। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो जो शब्द पे ध्यान रखना है वो है नए राज्यों का प्रवेश। इसी से आपको पता चलेगा कि ये अनुच्छेद 2 है या अनुच्छेद 3। नए राज्यों के प्रवेश के संदर्भ में यहाँ पे क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ जिन राज्यों की बात हो रही है वो भारतीय भूभाग में जो शामिल न हों और बाद में भारतीय भूभाग में शामिल किए जाएं, तो अनुच्छेद 2 उनसे संबंधित है। इसका अच्छा सा उदाहरण है सिक्किम। जब देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन आगे चल के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत के सह प्रांत का दर्जा दिया गया और एक संविधान संशोधन किया गया और एक अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। सिक्किम को जब सह प्रांत का दर्जा दिया गया, फिर आगे चल के 36वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 35 और 36 अभी आगे भी मैं बताऊंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान भारत में अगर कोई और भू क्षेत्र, कोई और राज्य, कोई और देश अगर आता है तो सबसे पहले उसको अनुच्छेद 2 के तहत रखा जाएगा, फिर बाद में अनुच्छेद 3 के तहत जब उसको राज्य मान लिया जाएगा तब। तो सीधा सीधा ये समझना है कि अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत संघ में अगर कोई भूमि आ रही है तो, ठीक, जैसे एक उदाहरण और दे दें कि जैसे अगर पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान को जीत ले या पाकिस्तान अपना विलय भारत में कर दे, तो अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, नए प्रदेश या नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, और अनुच्छेद क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अभी मान लेते हैं बांग्लादेश ऐसा कहे कि ठीक है हम भारत में अपना विलय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संसद उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में विलय कराएगी, फिर उसके बाद उसके जो राज्यों का निर्धारण होगा, फिर जो राज्य बनाएगी विलय के बाद, फिर उसको रखा जाएगा अनुच्छेद 3 में। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद अपना अनुच्छेद 3। अब यहाँ ध्यान रखना है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं
या नामों में परिवर्तन। ठीक, अब अनुच्छेद 3 बनाया गया है भारत के लिए। भारत में जैसे भी वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अभी मान लेते हैं सरकार को ऐसा लगे कि नहीं, जनसंख्या बढ़ गई, अब कुछ राज्यों को और छोटा कर देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश को छोटा करने की बात बार बार चलती है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट दिया जाए, मध्यांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब अगर ये बांटना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत बांटा जाएगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो नए राज्य का वो हो गया गठन। ठीक, यानी कि भारत के ही जो वर्तमान भू क्षेत्र है उसमें अगर जो राज्य हैं 28 में से चाहे हम कम करके 27 कर दें या 28 में से बढ़ा करके 29 कर दें, 30 कर दें, तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब अनुच्छेद 3 देख लेते हैं पूरा। तो ऐसा क्या होगा, कैसे होगा? तो संसद विधि द्वारा, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और हो गया। तो संसद को इस संदर्भ में बनाना होगा एक नियम, और बिना नियम बनाए संसद ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए इस अनुच्छेद में लिख दिया गया है कि संसद विधि द्वारा, यानी नियम बनाकर क्या करेगी। अब अनुच्छेद 3 को बांट दिया गया है 5 भागों में, क ख ग घ अंगा या ABCDE। ठीक, तो इसमें पहला खंड क्या कहता है? क, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक, यानी संसद अगर चाहे तो इसे उत्तर प्रदेश के वो जिले जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश को प्रशासन में कठिनाई हो रही है तो संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश के उन जिलों को मध्य प्रदेश में कर दे। तो इससे क्या होगा? सीमाओं में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्षेत्रों में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों। अब सरकार, अभी आपने देखा होगा 2019 में संसद ने क्या किया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक कर दिया। ठीक है, दमन, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इनको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया? तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो सीधा सीधा ये समझना है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या करेगी? वर्तमान जो भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकती है, उनकी संख्या को घटा सकती है, उनके क्षेत्रों में या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। साथ ही साथ अगर संसद चाहे तो उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। अब ख में देख लेते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, जैसा बताया, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। घ में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अंगा में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को मिला अधिकार है। यहाँ जो विशेष ध्यान रखना है वो ये कि अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित, ठीक है, कोई भी विधेयक संसद में जो प्रस्तुत होगा उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। यानी अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 और 3 या भाग 1 से संबंधित विधेयक जो अनुच्छेद 2-3 से जुड़ा हो, अगर उसमें संविधान संशोधन करना है तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में रखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। तो अनुच्छेद 4, यहाँ भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर संसद को संविधान में करना है संशोधन तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अधीन ही संसद संविधान में संशोधन करती है। और जब संविधान में संशोधन होगा तो उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे कुछ अनुच्छेदों में अगर परिवर्तन करना है तो संसद 2/3 बहुमत से ऐसा कर सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में उससे संबंधित विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसी संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें अगर संशोधन करना है, जैसे भी एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक करना पड़ा तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होगी। पहले तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, उसके बाद
राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को उठा करके भेज देगा भारत के राज्यों को। आधे से अधिक राज्य जब उस पर सहमत होंगे तभी ऐसा संविधान संशोधन लागू होगा। समझ गए? तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक चीज़ यहाँ क्लियर किया गया, अनुच्छेद 4 में ही क्लियर कर दिया गया कि अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित संसद द्वारा पारित विधेयक अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी भाग 1 में 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कहने को तो हम इसको संविधान संशोधन ही कहेंगे, लेकिन अनुच्छेद 4 में ऐसा स्पष्ट है कि ये संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 4। यानी फिर कैसे पारित होगा, साधारण बहुमत द्वारा। लोकसभा में रखा गया, आधे से जितने उस समय मौजूद हैं अगर आधे से अधिक उस पर सहमत हैं तो विधेयक पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा में रखा गया, जितने वो राज्यसभा में मौजूद हैं आधे से अधिक अगर उस पर सहमत हो तो विधेयक पारित मान लिया गया। हाँ, एक प्रश्न और कि अगर मान लेते हैं 100 लोग मौजूद हैं और 50 पक्ष में है और 50 विपक्ष में है, तब क्या होगा? अब अगर यही चीज़ लोकसभा में रखी गई है तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले प्रथम मतदान नहीं करता, यानी कि पहले 100 से अगर काम चल गया, 49 सहमत हैं और 51 असहमत हैं तो विधेयक पारित नहीं होगा। 51 सहमत हैं, 49 असहमत हैं तो विधेयक पारित हो गया। लेकिन अगर संख्या 50-50 हो जाए तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष तब मतदान करेगा। तो इसको कहते हैं प्रथमतः मतदान न करना। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए सदन में, सदन का मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो लोकसभा में रहेगा तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। इसको कहते हैं निर्णायक मत। अगर वो पक्ष में दे दिया तो विधेयक पारित, अगर विपक्ष में दे दिया तो विधेयक नहीं पारित होगा। वैसे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सभापति होगा, तो सभापति अगर पक्ष में वहाँ भी अगर बराबर हो गया तो सभापति अपना एक वोट चाहे पक्ष में दे दे चाहे विपक्ष में दे दे। समझ गए? तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं हट रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पहले ही भाग में अभी हमने 4 अनुच्छेद देखा। 4 अनुच्छेद के बाद ध्यान ये रखना है कि इसी में राज्यों का पुनर्गठन एक चैप्टर है इसी के तहत। वो इसलिए देखना जरूरी है कि वर्तमान राज्य जो हमको 28 और 8 जो दिख रहे हैं ये आए कैसे। ठीक, तो इसके लिए एक चैप्टर है राज्यों का पुनर्गठन, भाग 1 के ही तहत हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जब अपना मूल संविधान बना या संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो मूल संविधान था, वही जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, तो मूल संविधान में ऐसे नहीं था कि इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश। तो वहाँ मूल संविधान में इन राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो वो 4 श्रेणियाँ थीं, क ख ग घ। ठीक, तो राज्यों को रखा गया प्रथम अनुसूची में और प्रथम अनुसूची में रख करके 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। अब ये जो श्रेणियाँ थीं, क में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत के प्रांत जिनकी संख्या थी 9, देशी रियासतों के विलय से उत्पन्न राज्य, तीसरे पे केंद्र शासित प्रदेश और चौथे पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये राज्यों का विभाजन था मूल संविधान में। ठीक है, तो मूल संविधान के जो विभाजन आप देख रहे हैं ना, तो ये वर्तमान परिदृश्य में सही नहीं बैठता। और उस समय एक और समस्या थी, और वो समस्या जो उभर के आ रही थी कि भारत विविधताओं का देश है, और जैसा कि एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। तो उसी आधार पे भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। और उस समय भी और आज भी अगर देखा जाए तो एक भाषा जो अंग्रेजी, जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है दक्षिण और उत्तर भारत के लोगों को। अब ये ध्यान रखना है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, संविधान सभा का गठन हो चुका था, तभी से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को कांग्रेस या संविधान सभा बार बार इसलिए ठुकरा दे रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, अभी तो देश आज़ाद हो रहा है, पता चला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया, तो उसके बाद क्षेत्रवाद जो है प्रबल हो जाए, भाषावाद प्रबल हो जाए, तो एक होते हुए भारत एक न नजर आए। तो इस संदर्भ में उठते ही मांगों को देख करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए तो एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुल 4 सदस्य थे। इस कमेटी का गठन किया गया 27 नवंबर 1947 को,
और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 10 दिसंबर 1948 को। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। इस कमेटी ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो उससे भारत की एकता प्रभावित होगी। हाँ, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही राज्यों का विभाजन किया जाए, विकास की सुविधा को देखते हुए। ठीक, इसके बाद भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चलती रही। इसी संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति ने एक कमेटी बनाई थी, जेबीपी कमेटी। जेबीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग इस कमेटी में शामिल थे और इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की 1 अप्रैल 1949 को, इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, लेकिन उस समय था मद्रास प्रांत, जो आज का तमिलनाडु जिसको हम कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र लगभग एक ही में था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जो आज का ये हिस्सा है ना, इसमें से अधिकतर प्रदेश पहले मद्रास प्रांत में ही थे। और मद्रास प्रांत की स्थिति ये थी कि मद्रास में नीचे यानी दक्षिण की तरफ तमिल बोलने वाले ज़्यादा थे और ऊपर उत्तर की तरफ तेलुगु बोलने वाले ज़्यादा थे, और यही आधार था आंध्र प्रदेश की मांग का। तो वहाँ से एक नेता उभर करके आए, या आंध्र तेलुगु भाषी लोगों ने एक अलग राज्य की मांग के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया और नाम दे दिया आंध्र प्रदेश उस राज्य का। तो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कौन कर रहा है, कौन सी भाषा के लोग, ये ध्यान रखना है, तेलुगु भाषा। ठीक, और इस आंदोलन का नेतृत्व एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया, उनका नाम था श्री पोट्टी श्रीरामुल्लू। पोट्टी श्रीरामुल्लू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीरामुल्लू की मृत्यु के बाद अलग आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अलग आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। तो पहला जो भाषी राज्य बना वो था तेलुगु भाषी राज्य, और उस संदर्भ में जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो अपना आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के गठन की तिथि हमेशा ध्यान रखनी है कि 1 अक्टूबर 1953 ही होगी। ठीक, अब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बन चुका था, लेकिन अभी भी कई जगह समस्याएं थीं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। आज का महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक था, बम्बई प्रांत के नाम से। उत्तर दिशा में मराठी बोलने वाले थे, दक्षिण दिशा में गुजराती बोलने वाले, वहाँ भी यही समस्या थी। ऐसा ही पंजाब और हरियाणा में था। पंजाब और हरियाणा पहले पंजाब राज्य के ही तहत था, तो उसमें भी उत्तर में जो थे वो पंजाबी बोलते थे, और उसके नीचे उत्तर दक्षिण में या पश्चिम दक्षिण में कह लिया जाए तो वो हरियाणा जो हमको आज दिखाई दे रहा है, हरियाणा में हरियाणवी बोलते थे। अब ये समस्याएं लगभग हर तरफ थी। तो अब सरकार के सामने समस्या ये थी कि उसने आंध्र प्रदेश का गठन तो कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अन्य राज्यों से भी ऐसी मांग जोर पकड़ने लगे। तो पूरी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक आयोग बनाया, और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। 22 दिसंबर 1953 को ये राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। अब ये ध्यान रखना है, इसकी डेट याद रखनी है, 22 दिसंबर 1953। अगर दिसंबर नहीं दे रहा है तो ये 1953 ध्यान में रखना है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अब इस गठन में शामिल कौन कौन था? तो यहाँ 3 नाम आएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 2 सदस्य थे इसमें, एक के.एम. पाडिक्कर और जो दूसरे सदस्य थे वो हृदयनाथ कुंजरू। तो ध्यान में रखना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, फजल अली उसके अध्यक्ष थे, के.एम. पाडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। ठीक है, तो इतना लिखिए, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है
अपनी संस्तुति, अपनी राय प्रस्तुत की 30 नवंबर 1955 को, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में 1956 में पारित किया गया। यानी इस संस्तुति को सरकार ने रखा संसद के सामने और संसद ने किया इसको पारित, और उसको नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक। लेकिन उसके पहले ये एक संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर लाया गया, और वो था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जो काम किया गया वो काम ये था कि राज्यों की जो श्रेणियां मूल संविधान में दी गई थी क ख ग घ, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह भारत में बना दिए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो राज्यों की जो श्रेणियां थी क ख ग घ, उनको हटा दिया गया और भारत में बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, या कह सकते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत किया गया, ठीक है। अब आज जो हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, ये इसी 14 और 6 का ही विकास है। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही वर्तमान में आज बढ़कर के हो गए हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें एक और टॉपिक जोड़ रहे हैं हम, देशी राज्यों या रियासतों का विलय, ठीक है। देशी रियासतों का विलय। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में 562 स्वतंत्र देशी रियासतें थी, ठीक है। 562 स्वतंत्र देशी रियासतें थी, और समस्या ये थी कि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब पारित हुआ तो उसमें एक प्रावधान था कि देशी रियासतों को ये छूट होगी कि वो चाहे तो भारत के साथ जा सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, चाहे तो अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रख सकती हैं। तो ये बड़ी विडंबना थी, क्योंकि ये देशी रियासतें भारत के भूभाग में जगह जगह फैली हुई थी। लेकिन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नेतृत्व में 22 जून 1947 को एक रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। 22 जून 1947 को एक रियासती मंत्रालय का गठन किया गया, ठीक। और इन्होंने अपने प्रयासों से 559 देशी रियासतों का विलय भारत में करा लिया 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 तक 559 देशी रियासतें भारत सरकार का या भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन 3 ऐसी थी जिनका विलय अभी नहीं हो पाया था। तो रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपना योगदान दिया, इसलिए इन्हें 2 उपाधि दी गई, एक भारत के लौह पुरुष और दूसरा भारत के बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध हम जोड़ेंगे जर्मनी से। जर्मनी के एक नेता थे बिस्मार्क, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई ने क्या किया, भारत का एकीकरण किया, तो इस वजह से इनको भी उपाधि दे दी गई भारत के बिस्मार्क की, ठीक है। अब 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उस समय 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय होने के सहमत पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब इन 3 देशी रियासतों की स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़, ठीक। तो यहाँ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो 3 रियासतों के नाम याद रखने हैं, दूसरा इन रियासतों का विलय किस तरीके से भारत में हुआ वो तरीका याद रखना है, ठीक है। जैसे पहला तो जूनागढ़ अगर हम जो देखें तो गुजरात में इस समय गुजरात और पाकिस्तान के सीमा पर। तो जूनागढ़ रियासत का जो राजा था, आधी जनता उसकी चाहती थी पाकिस्तान में विलय और आधी जनता चाहती थी भारत में विलय। तो इस संदर्भ में यहाँ पे कराना पड़ा एक जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। यानी जूनागढ़ की अधिकतर जनता ने भारत के विलय के पक्ष में अपना मत दिया और जूनागढ़ को भारत राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि फरवरी 1948 में जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह द्वारा, ठीक। दूसरा राज्य हम देखते हैं हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद में उसमें निज़ामशाही थी। जो हैदराबाद का निज़ाम था, नवंबर 1947 में भारत के साथ उसने एक समझौता किया और कहा कि हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, और 1 साल का वक्त उसने मांगा। भारत सरकार ने कहा ठीक है, लेकिन हैदराबाद की जनता भारत
में विलय के पक्ष में थी और उसने जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस निज़ाम ने क्या किया, इस विद्रोह को बड़ी बर्बरता के साथ दबाना शुरू किया। जब भारत सरकार को ये बात मालूम हुई कि हैदराबाद के लोग भारत में विलय चाहते हैं, लेकिन निज़ाम बर्बरतापूर्वक उनके आंदोलनों को दबा रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, तो इस संदर्भ में भारतीय सेना ने हैदराबाद के विलय के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत निज़ाम की सेना को पराजित किया गया और निज़ाम ने आगे चल के आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ कहेंगे कि हैदराबाद का विलय सैन्य कार्यवाही द्वारा किया गया। समझ में आ गया? जूनागढ़ का जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद का सैन्य कार्रवाई द्वारा। और इस सैन्य कार्रवाई को एक नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ठीक, अब बचती है तीसरी रियासत। एक रियासत है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, उनके प्रधानमंत्री थे मेहर चंद्र महाजन। ठीक है, तो हरि सिंह हिंदू राजा थे, लेकिन अधिकतर इनकी जनता, या एक कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य राज्य था। और जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो जम्मू कश्मीर दोनों की सीमाओं पर स्थित छोटी सी रियासत थी उस समय, या कह सकते हैं पहाड़ी रियासत थी। अब हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में विलय करेंगे ना पाकिस्तान में विलय करेंगे। भारत ने भी कहा ठीक है, पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है। लेकिन दो तरफ लोकतंत्र हैं, गणतंत्र हैं, और बीच में अभी गणतंत्र भारत नहीं बना था, लोकतंत्र हैं, और अभी बीच में एक ऐसे रियासत है जो राजतंत्र है। तो उसी समय जम्मू कश्मीर में एक नेता उभरे, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर दिया। स्वतंत्रता के लिए, या कि ये कहें कि राजशाही के विरुद्ध। ठीक है, तो राजशाही के विरुद्ध वो आंदोलन कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह न भारत में विलय चाहते हैं, न पाकिस्तान में विलय चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की निगाह जम्मू कश्मीर पे थी। भारतीय सेना भी जम्मू कश्मीर की सीमा पर डटी हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जब तक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया। कहानी ये थी कि पाकिस्तानी सेना गडेरिया के वेश में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जब गडेरिया के वेश में पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो राजा हरि सिंह भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगते हैं और एक विलय पत्र लेकर के अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन को भारत सरकार के पास भेजते हैं। ठीक है, और इस तरह विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल कर लिया जाता है अक्टूबर 1947 में। ठीक है, विलय पत्र में कई प्रावधान थे, वो कभी हम बाद में देखेंगे। तो इसी विलय पत्र के आधार पर ही जम्मू कश्मीर को एक अलग अनुच्छेद 370 के तहत रख करके विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, या उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए। अभी हमने क्या देखा, 2019 में जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 का जो पहला प्रावधान था वो हटा लिया गया। ठीक, अब पूरी तरह पहले जब तक नहीं हटा था तब तक कई ऐसे प्रावधान थे जो भारत में तो लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे। लेकिन 370 हटने के बाद जैसे बाकी राज्य हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा या भारत का राज्य हो गया। ठीक, तो विलय पत्र में कई समझौते थे। इन समझौतों को भारत सरकार ने उस समय, हो सकता है कि उनको ये डर रहा हो कहीं हरि सिंह पाकिस्तान के साथ न चले जाएं, इसलिए हरि सिंह की सारी बातें मान ली गई और भारत ने विलय पत्र पर, या जो विलय पत्र हरि सिंह ने भेजा था भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरह पाकिस्तान का विलय भारत में हुआ विलय पत्र द्वारा। आगे चल के शेख अब्दुल्ला के ही नेतृत्व में जनता ने जम्मू कश्मीर में आंदोलन छेड़ दिया और अंततः जम्मू कश्मीर से राजतंत्र समाप्त हुआ और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर राज्य का पहला प्रधानमंत्री, हाँ ये ध्यान रखना है कि पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो ये मार्च 1948 वो दौर था, कह सकते हैं कि भारत में दो प्रधानमंत्री थे, एक जम्मू कश्मीर राज्य में और एक भारत में। ठीक है, अब इतना देखिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, क्योंकि भारत में विदेशियों ने बहुत पहले से आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत आने वाले थे पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपना गढ़ बनाया हुआ था, गोवा, दमन और दीव।
तो देश के आज़ाद होने के बावजूद भी गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था। उसी तरह पांडिचेरी का जो क्षेत्र था उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो आप इतना उतारिए और उसके बाद हम पहुंचते हैं पांडिचेरी और गोवा पे। ठीक, तो अभी हमने देखा कि भारत में 14 राज्य बन चुके हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पुर्तगालियों के कब्जे में हैं या फ्रांस के कब्जे में है। ठीक है, तो पहले हम लाइन से देख लेते हैं जिनका जैसे विलय हुआ उस हिसाब से। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पांडिचेरी के ऊपर, तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था और अभी भी देश की आज़ादी के बाद भी पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश ही था। ठीक है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो पांडिचेरी स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का ही अधिकार था। भारत सरकार ने फ्रांस से वार्ता की कि वार्ता के द्वारा पांडिचेरी का विलय भारत सरकार में या भारत संघ में किया गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि पांडिचेरी आज भी भारत का वो राज्य है या वो केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 राज्यों में विस्तृत है। हाँ, 4 पहले था, लेकिन अब इसको कहेंगे कि 3 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो जिसमें पांडिचेरी का विलय किया गया तो पांडिचेरी उस समय भारत के 4 राज्यों में विस्तृत था। ठीक, तो उसमें ध्यान रखना है कि पहला जो क्षेत्र था वह है पांडिचेरी और कराईकल। ये उस समय के मद्रास प्रांत में शामिल थे और आज के तमिलनाडु में। माहे, ये हिस्सा पांडिचेरी का केरल में था। यनम, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश में था। और चंद्रनगर, ये पश्चिम बंगाल में था। आगे चल के चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल कर लिया गया और वो पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा हो गया। लेकिन आज भी पांडिचेरी, माहे तथा यानाम और कराईकल, ये चारों मिलकर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। समझ गए? अगर कभी पूछे कि कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कई राज्यों के भीतर समाहित है, तो यही आंसर होगा। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु के तहत या तमिलनाडु राज्य के बीचों बीच में है। माहे केरल राज्य, या नाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, तो फ्रांस से वार्ता हुई और फ्रांस इस बात के लिए सहमत हो गया कि ठीक है, 31 अक्टूबर 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशों को भारत में मिला लिया गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि 54 में मिला लिया गया, लेकिन तब भी फ्रांसीसियों को जाते जाते कुछ वक्त हो गया और उस वक्त की वजह से वास्तविक हस्तांतरण इन क्षेत्रों का, जो पांडिचेरी वाला है, इसका वास्तविक हस्तांतरण भारत को हुआ 1962 में। ठीक, और जब पांडिचेरी के इन क्षेत्रों का वास्तविक हस्तांतरण हुआ तो उसमें भारत सरकार ने संसद में एक संविधान संशोधन पारित किया। वो था 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ठीक है, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन फ्रांसीसी क्षेत्रों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, वर्तमान नाम पुडुचेरी, का गठन कर दिया गया। ठीक है, अमूमन डेट इसकी निकल के आती है 16 अगस्त 1962, लेकिन डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो ध्यान में वहाँ रखिएगा। अब ये ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, कब हुआ, तो ये हमारा आंसर होगा 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि फ्रांसीसियों ने अपना पांडिचेरी उपनिवेश कब छोड़ दिया, तो ऊपर वाला आंसर 31 अक्टूबर 1954। वास्तविक हस्तांतरण पूछे तो 1962, और वास्तविक हस्तांतरण इसलिए कहते हैं कि तभी 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पारित हुआ। ठीक है, तो ये हुई पांडिचेरी की कहानी। अब कुछ क्षेत्र और थे, जैसे गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था या पुर्तगालियों का उपनिवेश था। पुर्तगाली वो यूरोपीय शक्ति थे जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भारत से गए। ठीक है, 1498 वास्को डी गामा भारत आया था, ये 1598। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि गोवा, दमन और दीव का विलय ये पुर्तगालियों के उपनिवेश थे और पुर्तगालियों से कई रणनीतिक वार्ताएं हुई, लेकिन ये पुर्तगाली इस बात पे सहमत नहीं हो पा रहे थे
या वो इन क्षेत्रों को छोड़ने पर राजी नहीं थे। कई कूटनीतिक प्रयास हुए, सारे कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए, तो अंततः भारतीय सेना ने गोवा के मुक्ति के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। 17-18 दिसंबर 1961 की रात में भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण कर दिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर विजय पाली गई। ठीक है, इसको हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर विजय पाली गई। ठीक है, और गोवा पे विजय पाली गई। गोवा, दमन और दीव, इन तीनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो आगे चल के दमन और दीव तो केंद्र शासित प्रदेश रहे, लेकिन भारत सरकार ने 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य, या गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ठीक, ये तो थे वो क्षेत्र जो उपनिवेश थे, जो फ्रांस और पुर्तगालियों के अधीन थे। अब बात करते हैं एक राज्य की और, सिक्किम की। तो सिक्किम, जब देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम भारत का शरणागत क्षेत्र था, यानी भारत की शरण में आया हुआ। सिक्किम का राजा था उस समय चोग्याल। तो चोग्याल ने अपने मंत्रिमंडल में आगे चल के एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव के तहत सिक्किम ने भारत में अपना विलय करना उचित समझा। तो इस संदर्भ में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 2 याद करिए, हमने क्या कहा था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो यहाँ पे वही क्रिया हो रही है। तो इस आधार पर संसद ने एक संविधान संशोधन पारित किया। वो संविधान संशोधन था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, ये डेट याद रखनी है और ये ध्यान में रखना है क्रम। 35वां था 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सह प्रांत का दर्जा दिया गया, और इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 2 क में। ठीक है, सह प्रांत का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 2 क में रखकर। ठीक उसके अगले साल संसद ने एक और संविधान संशोधन पारित किया, वो था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, 22वां राज्य बना दिया गया और अनुच्छेद 2 को हटा दिया गया। और जब संविधान में से किसी अनुच्छेद को हटाते हैं तो उसको हम कहते हैं निरसित। ठीक है, तो 2 को हटा दिया गया। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, अभी हो सकता है शुरुआत में मैं भी कन्फ्यूज कर गया हूँ। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, 35वें द्वारा सिक्किम को भारत का सह प्रांत का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। जैसे ही 22वां राज्य बना, वैसे ही अब इसके संदर्भ में लागू हो गया अनुच्छेद 3। ठीक है, एक राज्य की थोड़ी सी चर्चा और कर देना चाहूँगा, उसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेना जरूरी है। और वो राज्य है उसमें मणिपुर। मणिपुर में कुछ अलग ही स्थिति है, उसी स्थिति को देखना होगा हमको। मणिपुर, अब मणिपुर में क्या स्थिति है? मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर का राजा है बोध चंद्र सिंह। इसने आज़ादी से पूर्व ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी पूरी तरह राजतंत्रात्मक रूप से ही शासन कर रहे थे राजा बोध चंद्र सिंह। ठीक, तो वहाँ की जनता ने जो है या ये कह सकते हैं कि वहाँ की जनता ने इनके ऊपर दबाव बनाया, तो जनता के दबाव में आकर इन्होंने जो है संवैधानिक, या कह सकते हैं कि चुनाव कराए अपने यहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर, और उसको नाम दिया गया संवैधानिक राजतंत्र। जून 1948 की घटना है ये।
तो भारत के आज़ादी के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य अगर ऐसा पूछे तो मणिपुर। तो मणिपुर ने वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए और मणिपुर में एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। आगे चल के कांग्रेस और मणिपुर के राजा में कई चक्र की वार्ताएं हुई और अंततः मणिपुर को पूरी तरह भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यह है उन राज्यों की कहानी जो बने या जिनको शामिल किया गया। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे गुजरात का गठन, यहीं से देखेंगे कि 1960 के बाद कौन कौन से राज्य बने और चलेंगे जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इनका विलय भी, तो वो अलग वीडियो में। ठीक है, तब तक इतना तैयार करिए, यकीन मानिए कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।